निशा नाम था उसका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा बेधड़क लड़की आज तक नहीं देखी थी। वो बेपनाह खूबसूरत भी थी। हम मोहल्ले के लौंडे लपाड़े उसे देखकर ठंडी सांस भरा करते और वो दूर ही दूर से हमें चिढ़ाकर भाग जाती। निशा के घरवालों ने भी शायद उससे पनाह मांग ली थी, क्योंकि वो इन बेचारों के बस का रोग ही नहीं था। इसलिए किसी मुजोर घोड़े की तरह पूरे मोहल्ले में दंदनाती फिरती। उसका जिस्म और उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हम उसे कलोपित्रा कहा करते थे। उसके मुंह पे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दो बार मोहल्ले के कुछ मंचलों ने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर निशा ने उनकी वो दुर्गत बनाई के इश्क का भूत उनके सरों से उतर गया था। इस सिलसिले में भी वो किसी से डरती नहीं थी, बल्कि बेधड़क होकर कहा करती, तुम मोहल्ले के लौंडो एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरा उसूल ये है कि मैंने कभी इश्क किया तो मोहल्ले के बाहर करूंगी, क्योंकि तुम सब यूं ही नाकारा हो। तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो, बस देखते रहो और चलते रहो। ऐसी थी वो लड़की। मोहल्ले की दूसरी लड़कियां उसको देखकर कतरा कर गुजर जाती थी, लेकिन उसे किसी की परवाह ही नहीं थी। एक बार मोहल्ले के एक आदमी ने जब उसकी बेबाकी पर शोर किया तो वो पूरे मोहल्ले के सामने उसके पीछे पड़ गई। उसने लोगों को बताया कि बात सिर्फ इतनी है कि इस आदमी ने मुझे लाइन देने की कोशिश की थी, और जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो ये मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अगर मैं उसकी बात मान लेती तो आज उसकी निगाहों में मोहल्ले की सबसे अच्छी लड़की होती। उस आदमी को निशा के हाथों अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो गई थी। आखिरकार उसने सबके सामने माफी मांग ली। उन सब बातों के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता था कि किसी लड़के या आदमी से उसका कोई ताल्लुक रहा होगा। वो खुले सांड की तरह घूमती तो रहती थी, लेकिन किसी ने उसे किसी उल्टी सीधी हरकत में मुलव्विस नहीं देखा था, बल्कि मोहल्ले की कई शरीफ लड़कियों की कहानी मशहूर हो चुकी थी। हर दूसरी लड़की के बारे में ये सुना जाता कि किसी न किसी से उसका इश्क चल रहा है, जबकि निशा के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। एक दिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसने मोहल्ले के एक लड़के से अपने प्यार का इजहार कर दिया, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं था। ये कैसी अजीब बात थी। जो उसके फिराक में घूमते रहते थे उसने कभी उन्हें लिफ्ट नहीं दी, और जो उसके साए से भी कतराया करता उससे वो मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मेरा इमेज मोहल्ले में जरा दूसरी किस्म का था। मेरी दोस्ती उन लौंडे लपाड़ों से तो थी, लेकिन मैं उनसे अलग ही रहा करता था। बस सलाम दुआ हुआ करती थी। इस मोहल्ले में एक छोटा सा होटल भी था। यहाँ वो लड़के जमा होते और अपनी पसंद के गाने सुना करते, लेकिन मैं मोहल्ले में रहने के बावजूद उस होटल में नहीं बैठता था। मेरी दिलचस्पी किताबों तक सीमित थी, या उस जमाने में सिनेमा हॉल पर अच्छी फिल्में लगा करती, बस उन फिल्मों को देखने का जुनून था। निशा ने रास्ते में रोककर मुझसे बातें की थी। मैं रोजाना की तरह अपने घर की तरफ जा रहा था कि वो न जाने किस तरफ से आई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझसे कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं भी उसके चाहने वालों में से था, क्योंकि वो थी ही ऐसी, लेकिन मैंने अपनी चाहत को छुपा के रखा था। मैं चाहता था कि मोहल्ले वालों को पता चले। उसने कभी मुझसे बात नहीं की थी, लेकिन आज उसने डायरेक्ट मुझे रोक लिया था। मैंने बौखला कर पूछा, क्या कहना चाहती हो? निशा ने कहा, मेरा उसूल तो तुमने सुन लिया होगा, लेकिन आज मैं अपने उसूल से हटकर बात कर रही हूँ, और वो बात ये है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। मेरे सर पर किसी ने जैसे बम दे मारा हो। खौफ भी था, शर्म भी आ रही थी, और अजीब सी खुशगवार हैरत भी हो रही थी। वो लड़की जिसके लिए पूरा मोहल्ला बेताब हो रहा था, वो मुझसे मोहब्बत की बात कर रही थी। वो मुझे पसंद करने लगी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दूं। निशा ने कहा, अब क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो, कुछ बोलो। मैंने बेबसी से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हंसते हुए बोली, बुद्धू ही रह गए। जिस तरह मैंने डायरेक्ट एक बात कह दी है, इसी तरह तुम भी कह दो। अगर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो साफ साफ बता दो, नहीं लगती हूँ तो भी बता दो। कम से कम ये तो पता चले कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मैंने कहा, सच ये है कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। निशा ने कहा, बस तो फिर बात खत्म हो गई। अब हम दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ है। अब परसों तुम मुझे रानी बाग में 5 बजे मिलना। इतना कहकर वो इठलाती मुस्कुराती हुई एक तरफ चली गई। मुझे बस इस बात की फिक्र थी कि कोई हम दोनों को देख ना ले, लेकिन शुक्र है किसी ने नहीं देखा। गली उस वक्त वीरान हो रही थी और निशा ने इस मौके का फायदा उठाया था। भगवान जाने वो कब से इस मौके के इंतजार में होगी। मेरी तो अजीब कैफियत हो रही थी। उसका एहसास सिर्फ वही कर सकते हैं
जिन्हें पहली भली मोहब्बत हासिल हुई हो, कैसी बेकरारी होती है, कैसी बेखुदी होती है। दीवार से भी बातें करने और प्यार करने को दिल चाहता है, पूरे बदन में तरंग पैदा हो जाती है। उस रात मैं उसके ख्वाब ही देखता रहा था, बड़े सुहाने ख्वाब थे। सपने में वो किसी शहजादी की तरह नजर आ रही थी और मैं शहजादा बना हुआ था। उसने मुझे रानी बाग में बुलाया था, जो हमारे मोहल्ले से कुछ फासले पर था। वो एक पार्क था और वहाँ मोहब्बत करने वाले जोड़े बैठे रहते थे। वो लव स्पॉट के तौर पर मशहूर हो गया था। आप जब भी वहाँ चले जाएं, किसी न किसी कोने में कोई न कोई मिल जाता था। निशा ने मुझे वही बुलाया था, इसका मतलब ये था कि वो इस जगह के बारे में अच्छी तरह जानती थी। वो ऐसी ही बेधड़क किस्म की लड़की थी, उसने बुलाया था इसलिए मुझे जाना ही था। उस दिन मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई और रानी बाग की तरफ रवाना हो गया। निशा के बारे में यकीन था कि वो जरूर आएगी, उसे कौन रोक सकता था। वो तो हर दीवार तोड़कर बढ़ने वालों में से थी। मुझे रानी बाग पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि निशा भी नजर आ गई, लेकिन वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक नौजवान भी था। उस नौजवान ने बहुत अच्छा लिबास पहन रखा था, जिससे उसकी हैसियत का अंदाजा हो रहा था। वो एक लंबे कद का खूबसूरत और सेहतमंद लड़का था। निशा के साथ किसी और को देखकर मुझे हैरत हुई थी। न जाने वो कौन था और निशा उसे अपने साथ क्यों लाई थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। निशा ने मुझे दूर से देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। मैंने भी मजबूरन जवाब में ऐसा ही किया। निशा के साथ किसी और की मौजूदगी मुझे बहुत बुरी महसूस हो रही थी। करीब आकर उसने मुझसे कहा, हमें ज्यादा देर तो नहीं हुई, चलो मैं तुम दोनों का परिचय तो कर दूं। उसने हंसते हुए कहा, ये साहिल है, मेरे मोहल्ले और मेरे दिल के करीब रहते हैं। और ये अमित है, इसका घर तो दूर है लेकिन ये भी मेरे दिल के करीब रहता है। पता नहीं वो क्या कह रही थी, उसकी बातों ने उलझा कर रख दिया था। ये मोहब्बत की तारीख का पहला मौका होगा जब दो दुश्मन एक दूसरे के साथ होंगे। उस नौजवान ने उसे टोक दिया, ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो। निशा ने कहा, नहीं अमित, मैं ये चाहती हूँ कि सब कुछ साफ साफ बता दूँ। है तो बहुत अजीब बात, तुम दोनों इसे मेरी बेशर्मी भी कह सकते हो, हैरान भी हो सकते हो, लेकिन तुम दोनों ही मेरा मिजाज जानते हो। मैं एक साफ बोलने वाली लड़की हूँ, किसी किस्म की लगी लपटी नहीं रखती। मैंने परेशान होकर पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो। निशा ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुम दोनों से प्यार करने लगी हूँ। ये है ना अजीब बात कि कोई लड़की इस किस्म की बात कर रही हो, लेकिन मेरा मिजाज दूसरों से बिल्कुल अलग है। मैं दोगली नहीं हूँ, वरना ऐसी भी लड़कियां हैं जो एक वक्त में कई कई लड़कों से इश्क का चक्कर चला रही है और एक दूसरे को हवा भी नहीं लगने देती, जबकि मैं खुलकर ये बात कह रही हूँ। इससे तुम अंदाजा लगा लो कि मैं कैसी लड़की हूँ। मैंने कहा, मैं तो जानता हूँ कि तुम कैसी हो, लेकिन खुद सोचो ये कैसे हो सकता है। तुम एक लड़की हो और एक लड़की किस तरह एक वक्त में दो दो से प्यार कर सकती है, और वो भी इस तरह खुलेआम एक दूसरे के सामने। तुमने तो अजीब मसला पैदा कर दिया है। निशा ने कहा, मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है, बस तुम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा कर लो, एक दूसरे से दोस्ती करो और ये मत सोचो कि तुम में से किसी एक का मुझ पर पूरा हक है। मैंने इस सिलसिले में भी पूरी तैयारी कर रखी है। मेरा मतलब है कि मेरे दिमाग में पूरी स्कीम है। हफ्ते में 3 दिन मैं साहिल की दोस्त हूँ और 3 दिन अमित की। 7वें दिन छुट्टी हुआ करेगी। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आने लगा था, शायद वो हम दोनों को बेवकूफ बना रही थी। वो जल्दी से बोली, भगवान के लिए नाराज मत हो, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अगर तुम दोनों मुझे एक वक्त में पसंद आ गए हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तुम ये क्यों नहीं देख रहे कि मैंने कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि साफ साफ बता दिया है। ये मेरे प्यार की इंतहा है। पूरी दुनिया में तुम्हें मुझ जैसी साफ को लड़की और कोई नहीं मिलेगी। मैंने कहा, अजीब फलसफा है तुम्हारा। फर्ज करो कल तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो इस तरह तो 3-3 हो जाएंगे। तुम किस किस में अपना वक्त बांटती फिरोगी। उसने कहा, अब मैं इतनी हरजाई और दिलफेक भी नहीं हूँ, बस तुम ही दोनों रहोगे। फिर उसने कुछ और बातें बताई। अमित एक कारोबारी नौजवान था, उसके साथ मजबूरी ये थी कि वो निशा से इस तरह राब्ता नहीं कर सकता था जितनी आसानी मुझे हासिल थी, क्योंकि मैं तो उसके मोहल्ले ही में था। आते जाते उससे मुलाकात हो जाती थी, उससे आमना सामना हो जाता था। इसलिए मेरी जिम्मेदारी ये लगाई गई कि मैं ही निशा से अपने लिए भी वक्त लूंगा और अमित के लिए भी वक्त लिया करूंगा।
कुछ अजीब अहमकाना सी बात थी। उसके अलावा अमित कभी कभी निशा से मिलने हमारे मोहल्ले में भी आ जाया करेगा और वो इस तरह के वो मेरे पास आएगा क्योंकि मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगा। ये एक अजीब किस्म का समझौता हुआ था। उसके अलावा एक बात ये तय हुई थी कि अगर कभी हम तीनों एक साथ घूमने के लिए निकले तो सारे खर्चे अमित ही बर्दाश्त करेगा। ये बहुत ही बेशर्मी वाला मुआहदा था। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये कमाल निशा ने कर दिखाया था। वो कुछ भी कर सकती थी। उसने एक तरफ तो मुझे बांध लिया था और दूसरी तरफ अमित जैसे नौजवान को फांस रखा था। उसकी इस पॉलिसी का भेद एक दिन खुल ही गया, वरना इससे पहले यही सब होता रहा था। यानी उसने जो उसूल बनाए थे हम दोनों उस पर चलते रहे। कम से कम मैं तो वही करता रहा जो उसने कहा था। हफ्ते में 2-3 दिन उसके साथ घूमता रहता और फिर अमित के लिए वक्त और मुकाम तय कर लेता। फिर कभी अमित भी मेरे पास आ जाया करता और मैं किसी बहाने ये बंदोबस्त कर देता कि वो दोनों जरा सी देर के लिए रास्ते में एक दूसरे से मिल लें। कभी ऐसा भी होता कि हम तीनों एक साथ घूमने के लिए जाते। उस वक्त निशा का रवैया मुझे कुछ बुरा सा लगता था क्योंकि उसकी ज्यादातर तवज्जो अमित की तरफ होती थी। फिर ये पता चला कि निशा ने मेरे साथ ड्रामा किया था, बेवकूफ बनाया था मुझे, जबकि वो सिर्फ अमित की तरफ रागिब थी। मुझे अपने साथ इसलिए कर लिया था कि मैं उसकी और अमित की मुलाकात का बंदोबस्त किया करता, वरना वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। ये सब मुझे बाद में मालूम हुआ था और बताने वाला भी अमित ही था। ये इत्तेफाक था कि उस दिन हम दोनों ही थे, निशा हमारे साथ में नहीं थी। मेरी और अमित की मुलाकात एक मार्केट में हुई थी। फिर वो मुझे अपने साथ एक होटल में ले गया जहां चाय पीने के दौरान उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, साहिल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन निशा की वजह से मौका नहीं मिल रहा था। आज इत्तेफाक से हम दोनों ही हैं तो क्यों ना तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। तुम क्या समझते हो कि निशा तुमसे वफादार है? नहीं, वो दरअसल मुझसे प्यार करती है। मुझे कुछ इसी किस्म की तवक्को थी, इसलिए मैंने कहा चलो मान लिया कि निशा सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है, तो फिर उसने मुझे अपने साथ क्यों रखा है? वो मुझसे क्यों मिला करती है? अमित मुस्कुरा दिया और कहा, तुम भी बेवकूफ आदमी हो। तुम इतनी सी बात नहीं समझ सके कि तुम मेरे और उसके बीच राब्ते का काम करते हो। अगर तुम नहीं होते तो फिर निशा से मेरी मुलाकात का क्या जरिया होता? तुम ही तो वक्त सेट करके हमें मिलाते हो, इसलिए उसने तुम्हें पास रखा है। मेरी आंखों से जैसे पट्टी उतर गई थी। एक लम्हे में सब कुछ समझ में आ गया था। उसके सिवा और कोई बात ही नहीं हो सकती थी। वाकई मैं उन दोनों के दरमियान सिर्फ राब्ते का काम करता था और निशा मुझे बेवकूफ बना रही थी। हो सकता है कि ये बात खुद मुझे भी मालूम हो, लेकिन मुझे अपने आप से एतराफ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने निशा के खिलाफ अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा। अमित ने कहा, तुम जितनी जल्दी इस सब से जान छुड़ा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं खुद उस लड़की से आजिज आ गया हूँ। उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। खुद सोचो कि जो लड़की इतनी धड़ल्ले के साथ दो दो आशिकों से खेल रही है वो कितनी खतरनाक भी हो सकती है। मोहब्बत तो हर इंसान का अपना जाती मामला हुआ करता है और कमाल ये है कि निशा ने इसमें भी हिस्सेदार बना रखा है। ये सही है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, उसकी असल तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ है। लेकिन ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। तुम मुझे एक सीधे इंसान लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, वरना मेरा क्या था? ये खेल चलता ही रहता और तुम बेवकूफ बने रहते। अमित की इस बात के बाद ये खेल नहीं चल सकता था, इसलिए मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी आंखें खोल दी और उस वक्त ये फैसला कर लिया कि इस खतरनाक लड़की के जाल में नहीं फंसूंगा। मुझ में अब और बेवकूफ बनने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन निशा मुझे मिली तो मैंने उससे साफ साफ कह दिया, बस निशा अब मुझ पर रहम करो, मैं अब इस तमाशे का किरदार नहीं बन सकता। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, मुझे बर्बाद करने की साजिश मत करो। निशा ने बड़ी लगावट से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? हम दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में साजिश नहीं हुआ करती। मैं अब बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अमित अच्छा आदमी है, तुम उसी से मोहब्बत करती रहो। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदल गया। फिर वो अजीब से अंदाज में बोली, देखो अब तुम बीच मझधार में मुझे नहीं छोड़ सकते। मैंने मान लिया कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही थी, जबकि मुझे मोहब्बत सिर्फ अमित से है। लेकिन अब तुम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत आसानी है, हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है।
मैंने कहा तो इसके लिए इतना चक्कर चलाने की क्या जरूरत थी, तुम वैसे ही कह देती तो मैं उससे तुम्हारी मुलाकात का बंदोबस्त करता रहता। निशा ने कहा नहीं, तुम ये कभी नहीं करते, तुम्हें लाइन पर लाने के लिए किसी लालच की जरूरत थी, और मेरी मोहब्बत से बढ़कर और क्या लालच हो सकता था। उसकी बातें मुझे खून के घूंट पीने पर मजबूर कर रही थी। दिल तो चाह रहा था कि उस लड़की का गला घोट दूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी खराब भी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सका, ठीक है, तुम्हारी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, अब आइंदा तुम मुझे इस खेल से अलग समझो। निशा अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, सवाल ही नहीं पैदा होता, अब तुम चाहो भी तो मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम तो जानते हो कि मैं कैसी लड़की हूँ, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मैं मोहल्ले में तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। सबसे ये कहूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की है। चीख चीख कर ऐलान कर दूंगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं लरस कर रह गया। वो जो कुछ कह रही थी कर भी सकती थी। वो बहुत बेशर्म लड़की थी, जबकि उस मोहल्ले में मेरी अपनी एक साख थी। उसकी चीख पुकार तो मुझे तबाह करके रख देती। मैंने उस वक्त तक कुछ नहीं कहा, बल्कि उसका साथ देते रहने का वादा कर लिया। अलबत्ता मैंने उससे ये कह दिया था कि वो मुझसे प्यार का ढोंग खत्म करे और सीधा सीधा अमित से मोहब्बत करती रहे। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं सिर्फ राब्ते का फर्ज निभाता रहूंगा, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। मेरे दिल में तो आग लगी हुई थी। मैं उसका इजहार नहीं कर रहा था, लेकिन मैं निशा से बदला लेना चाहता था। उसने एक लड़की होकर मुझे उड़ाकर रख दिया था, मुझे अपनी कठपुतली बनाकर रख दिया था। मैं कुछ दिनों तक तो निशा और अमित के दरमियान राब्ते का काम करता रहा। फिर एक दिन मैं निशा के बाप गुप्ता साहब के पास पहुंच गया। गुप्ता साहब भी निशा की हरकत से परेशान रहा करते थे। उनका ये कहना था कि उनके पूरे खानदान में इस जैसी लड़की पैदा नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी दावा था कि निशा चाहे लाख उल्टी सीधी हरकत करती रहे, लेकिन वो चरित्र की बिल्कुल साफ है। वो किसी भी बदचलनी में मुलव्विस नहीं हो सकती। उस दिन निशा और अमित ने एक होटल में एक कमरा किराए पर लिया था। मैंने ही उनका ये प्रोग्राम तय किया था। उस वक्त मुझे मालूम था कि वो दोनों कहाँ होंगे, इसलिए मैं अपने दिल में गुस्से की आग लिए हुए निशा के बाप गुप्ता साहब के पास पहुंच गया और उनसे कहा, अंकल, मैं तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। निशा चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो तुम्हारे घर की इज्जत है, इस मोहल्ले की इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि ये इज्जत सरेबाजार रुस्वा हो जाए। गुप्ता अंकल ने पूछा, अब क्या हरकत की उसने? मैंने कहा, वो इस वक्त जो हरकत कर रही है, उसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इतना ही नहीं, बल्कि मैं गुप्ता साहब को जितना भड़का सकता था उतना भड़का दिया। वो उसी वक्त उस होटल की तरफ रवाना हो गए जहां उन दोनों ने कमरा ले रखा था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो यूं के गुप्ता साहब ने होटल पर छापा मारकर निशा और अमित को बरामद कर लिया था। निशा को तो बहुत बुरी तरह मारा था और अमित के घर पहुंच गए थे, क्योंकि उनकी बेटी अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। इसलिए बेहतर यही है कि दोनों की शादी कर दी जाए। लेकिन अमित के बाप ने उस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि निशा जैसी लड़की उस खानदान की बहू नहीं बन सकती। दूसरी तरफ अमित ने भी उससे शादी से इनकार कर दिया। उसने ये बताया कि उसने निशा को सिर्फ दिल बहलाने की चीज समझा था, इसके सिवा उसकी नजरों में निशा की कोई और अहमियत नहीं थी। निशा इस चक्कर में तबाह होकर रह गई, उसकी सारी तेजतरारी धरी रह गई। बेचारे गुप्ता साहब अमित के खानदान का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए बेटी को लेकर वापस आ गए और निशा पर बेपनाह पाबंदियां आयद कर दी गई। लड़कियों के साथ यही होता है। मैंने ज्यादा ऊंचा उड़ने वालों और अपने आप को होशियार समझने वालों का यही हाल देखा है। बहुत दिनों तक उन्हें कोई ठोकर नहीं लगती, वो अपनी मनमानी करते रहते हैं, लेकिन जब ठोकर लगती है तो उनके होश ठिकाने आ जाते हैं। वो फिर किसी काम के नहीं रहते। निशा के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी हरकतों से एक उधम मचा रखी थी। वो इतनी बेबाक और बेखौफ हो चुकी थी कि बैक वक्त दो से इश्क कर रही थी, और वो भी इतने धड़ल्ले के साथ के जिसकी मिसाल भी नहीं दी जा सकती। उसने मेरे साथ जो कुछ किया था उसका मैंने अच्छी तरह बदला ले लिया था। मैंने उसके होश ठिकाने लगा दिए थे। उसने मुझे बेवकूफ समझ रखा था, लेकिन उस बेवकूफ ने उसे उसकी हैसियत का एहसास दिला दिया था। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो खामोश होकर नहीं बैठी है, बल्कि उसने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है। वो मुझ पर ऐसा वार करने वाली है कि मैं बिलबिला कर रह जाऊंगा और मेरे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस खतरनाक वार की खबर मुझे मेरे पिताजी ने दी। उन्होंने एक दिन मुझे अपने सामने बिठाकर कहा, साहिल, मैंने ये सोच लिया है कि तुम्हारी
शादी कर दी जाए और मैं तकरीबन तुम्हारा रिश्ता मंजूर भी कर चुका हूँ। तुम्हें सिर्फ खबर दे रहा हूँ, मैंने गुप्ता साहब की लड़की निशा से तुम्हारी शादी तय कर दी है। मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। पिताजी ने ये कैसी खबर सुनाई थी? मैंने कहा, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि वो कैसी लड़की है, उसके साथ क्या हुआ है। हाँ बेटे, मैं जानता हूँ वो कैसी है, लेकिन माफ करना तो इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। गुप्ता साहब की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है। निशा ने जो कुछ किया उसकी सजा उसे मिल चुकी है। इंसान ही ठोकर खाता है, इंसान ही आगे बढ़कर उसे सहारा दिया करता है। इसलिए अब हम उसे सहारा देंगे। तुम उसे बीवी बनाकर सहारा दोगे। यकीन करो कि भगवान को भी तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आएगी। मेरे घर का माहौल ऐसा है जहाँ बड़ों की बात रद्द नहीं की जाती, उनकी हर बात पर गर्दन झुका दी जाती है। इसलिए मैं पिताजी के सामने कुछ नहीं कह सका और एक दिन निशा से मेरी शादी हो गई। ये ऐसी शादी थी कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि मोहल्ले के लौंडे लपाड़ों के सामने मेरी बड़ी सुबकी हो रही थी। वो मुझे तंजिया नजरों से देखते, आपस में इशारे करते और मुझे छेड़ते रहते, और मैं अंदर ही अंदर कटकर रह जाता। निशा ने जो दांव आजमाया था उसने मुझे बेबस करके रख दिया था। शायद ही किसी मर्द ने इतनी बड़ी हार देखी हो। बहरहाल निशा से मेरी शादी हो गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। दिल तो ये चाह रहा था कि मैं उस कमबख्त की सूरत भी ना देखूं, लेकिन सुहागरात में जाने के लिए मजबूर था। वो दुल्हन की तरह गर्दन झुकाए खामोश बैठी थी। भगवान की शान थी कि इस जैसी लड़की ने गर्दन झुका रखी थी, जिसके पास शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुमने कमाल कर दिया कि उस आदमी से शादी कर ली जिसको अब तक बेवकूफ बनाती चली आई हो। लेकिन तुम ये भी समझ लो कि तुम अपने चक्करों से मेरी बीवी तो बन गई हो, लेकिन ये सिर्फ दिखावे की शादी होगी। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा। मैंने सिर्फ अपने घरवालों की बात मानी है, वरना तुम जैसी लड़की को कौन कबूल कर सकता है। निशा ने धीरे से कहा, अब मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो भगवान के मामलात है, वही बेहतर समझ सकता है। क्या मेरी इस गलती पर मुझे माफ नहीं किया जा सकता? मैंने कहा, तुमने गलती नहीं की है, जुर्म किया है, गुनाह किया है, और जुर्म या गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता। वो मेरी बीवी सिर्फ नाम की थी, उसकी तरफ दिल रागिब नहीं होता था। हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता कि न जाने वो अब क्या गुल खिला बैठे। ये भी हो सकता था कि वो मुझसे शादी के बाद भी किसी को लाइन दे रही हो। जब उसका नेचर ही यही था तो वह कुछ भी कर सकती थी। मैंने अपने घरवालों को कह दिया था कि उस पर कड़ी नजर रखे, उसे बाहर ना जाने दे, बल्कि उसे फोन भी ना करने दिया जाए। हालांकि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं दूध का जला हुआ था, इसलिए छाछ भी फूंक कर पी रहा था। जहाँ तक मेरी बात थी तो मैंने उससे कोई जिस्मानी संबंध नहीं रखा था, जबकि वो ये कोशिश करती थी कि मैं उसकी तरफ आ जाऊं, उससे बात करूं या कम से कम मुस्कुराकर उसकी तरफ देख लूं। लेकिन मैंने पहले ही दिन से अपना रवैया सख्त कर रखा था। एक दिन उसने मुझे मेरे रवैये की शिकायत भी की। आखिर आप क्या चाहते हैं? आपने मुझे इस तरह नजरअंदाज क्यों कर रखा है? मैंने कहा, इसकी वजह तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। निशा ने कहा, चलो मान लिया कि मैं बहुत खराब हूँ, फिर मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? इस गलत फहमी में मत रहना कि मैंने अपनी मर्जी से या तुमसे मोहब्बत में तुमसे शादी की है। मेरी शादी मेरे माता पिता के दबाव का नतीजा है, वरना क्या तुम इस काबिल हो कि तुमको मुंह भी लगाया जा सके? वो कुछ नहीं बोली, जबकि मुझे उसे तकलीफ में देखकर खुशी होती थी। वो इसी काबिल थी। ये और बात है कि घर वालों ने उसकी तरफ से किसी शिकायत की बात नहीं की थी। वो बिल्कुल घर वालों की मर्जी के मुताबिक चल रही थी। वो अपने घर भी नहीं जाया करती थी। उसने अपने आप को हमारे लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन मैं उस पर भरोसा करने का सोच नहीं सकता था। वो मेरे गले में पड़ी हुई जबरदस्ती का ढोल थी। मैं बहुत परेशान और उलझा हुआ रहा करता। क्या जिंदगी थी मेरी! लोग शादी के बारे में कैसे कैसे सपने देखते हैं, कैसी कैसी उम्मीदें हुआ करती हैं, समाजी और जिस्मानी तकाजे पूरे किए जाते हैं, और यहाँ ये हाल था कि शादी हो जाने के बावजूद मैं कुंवारा था। जानता ही नहीं था कि पत्नी का सुख क्या होता है। किस्मत ने जो बीवी दी थी वो ऐसी नहीं थी कि उसको आगे बढ़कर सीने से लगाया जा सके। फिर मुझे सपना नाम की एक लड़की मिल गई। मैं जहाँ काम किया करता वहाँ वो नई नई आई थी। सूरत शक्ल की सुंदर नहीं तो कम से कम कबूल सूरत जरूर थी, और अहम बात ये थी कि वो एक लड़की थी जिसके सहारे और जिस्म की मुझे जरूरत थी।
मैं उसकी तरफ खींचने लगा, उसने भी मुझ में न जाने कौन सी बात देखी के पूरी तरह मेरी तरफ खींची चली आई। रफ्ता रफ्ता हम दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती और नजदीकियां बढ़ती गई। अब मैं निशा से और भी दूर हो गया। पहले ही कौन सा उसके करीब था, लेकिन अब सपना के आने के बाद मैंने उसे बिल्कुल फरामोश कर दिया था। वो घर में किसी नकारा फर्नीचर की तरह एक तरफ पड़ी रहती। हो सकता है कि घरवाले उसकी दिलजोई करते हो, लेकिन मेरे लिए उसका वजूद न होने के बराबर था। जबकि दूसरी तरफ सपना से मेरा लगाव बढ़ता जा रहा था। हम दोनों सैर किया करते, कभी कभी होटल भी चले जाते जहां घंटा एक दूसरे से बातें करते रहते। मैंने उससे कोई बात नहीं छुपाई थी। निशा के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये तक बता दिया कि मैंने ही निशा के बाप गुप्ता साहब को भड़काकर होटल तक भेजा था, जिसमें निशा और अमित एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे। सपना ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, बहुत ही अजीब लड़की है। मैंने कहा, तुम खुद देख लो, कौन ऐसी लड़की के साथ गुजारा कर सकता है? ऐसा कौन बेवकूफ है जो आंखों देखी मक्खी निगल ले? बस घरवालों की खातिर उसे अपने घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना वो तो इस काबिल नहीं है। सपना ने पूछा, क्या तुम दोनों के बीच किसी किस्म का मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है? मैंने कहा, कैसी बात कर रही हो? इन हालात में कैसे रिश्ता हो सकता है? मैंने आज तक उसे छुआ तक नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी की तरह है। तुमने भी कभी नहीं सुना होगा कि ऐसी भी शादी हुआ करती है। मैं तो किसी औरत की कुर्बत के लिए तरस कर रह गया हूँ। मैं तो जानता ही नहीं कि शादीशुदा जिंदगी क्या हुआ करती है। सपना ने कहा, ये तो वाकई तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा प्यार तुम्हें हासिल रहेगा। सपना ने मुझे अपनी मोहब्बत का सहारा दिया तो जिंदगी में दिलचस्पी महसूस होने लगी, वरना सच ये है कि मैं अब बहुत अपसेट हो गया था। माँ बाप के कहने पर निशा से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद एक मुसलसल दुख और अजाब का शिकार हो गया था। दिल चाहता था कि सबको छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। घर वाले निशा को बहू बनाकर लाए थे, बस वही उसको संभाले रहे, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहे। मेरे दिल की कैफियत कुछ ऐसी हो रही थी, लेकिन उस वक्त सपना मेरे लिए एक नेमत बनकर चली आई थी। सपना बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की साबित हो रही थी, लेकिन मसला ये था कि मेरे वजूद में लगी हुई आग ठंडी नहीं हो रही थी। ये एक इंसानी और फितरी तकाजा था। मैं कहाँ जाता, किसके पास जाता, जबकि जरूरत बहुत शदीद थी। निशा की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। किसी और लड़की से मेरी जान पहचान नहीं थी। मैं किसी बुरी सोबत में भी नहीं था कि इधर उधर निकल जाता। बस लेदे के एक सपना ही रह गई थी जिसके साथ इस किस्म का मुतालबा किया जा सकता था, चाहे वो कुछ भी कहती रहे। ये बात की बात है, कुछ दिनों के बाद मैंने बहुत डरते डरते सपना के सामने अपनी बात रख दी। मेरी बात सुनकर वो सन्नाटे में रह गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं हो सकता? जब हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया है तो फिर कैसी झिझक? और दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मेरे वजूद में एक आग सी जलती रहती है, और तुम देख लेना किसी दिन ये आग मुझे जलाकर खाक कर देगी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सपना से बहुत देर तक इस टॉपिक पर बातें होती रही, फिर न जाने उसके दिल में क्या आया कि उसने हाँ कर दी। वो मुझे अपना जिस्म देने को तैयार हो गई थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे ये फैसला सुना दिया कि घर वाले चाहे कुछ भी कहते रहे, मैं कुछ दिनों बाद निशा को तलाक देकर उससे शादी कर लूंगा, क्योंकि मेरी बीवी निशा नहीं बल्कि सपना होगी। ये रिश्ता तो मोहब्बत का रिश्ता है, जिससे भी हो जाए। मैंने इस मुलाकात के लिए शहर के होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया था। मैंने फोन करके उसे बता दिया कि मैं किस होटल के किस कमरे में उसका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि वो जरूर आएगी, क्योंकि मैं ये देख चुका था कि जिस तरह मैं उसके लिए तड़प रहा था वो भी कुछ कम बेकरार नहीं थी। वो भी मुझे हर कीमत पर हासिल करना चाहती थी। वो अपने वक्त पर आई थी, बहुत खामोश और झिझकी हुई सी थी। जाहिर है ये उसकी शर्म हया का तकाजा था। मैंने उसके लिए खाने पीने की चीज पहले ही मंगवा रखी थी। सच है कि उस वक्त खुद मैं भी नर्वस हो रहा था। ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैं ऐसी हरकत कर रहा था, लेकिन मेरी मजबूरियां इतनी बढ़ गई थी कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। वरना ये बात यकीनी थी कि अगर मुझे किसी औरत का जिस्म नहीं मिलता तो मैं पागल हो जाता। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं बुरी तरह घबरा गया, मेरे हाथ पांव फूल गए थे। गुनाह या जुर्म की बुज़दिली का यही आलम हुआ करता है। ये चीज इंसान को चूहा बनाकर रख देती है।
बहरहाल 2 बार दस्तक पर जब मैंने दरवाजा खोला तो निशा दरवाजे पर खड़ी थी। निशा को देखकर मेरी हालत अजीब हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से टपक पड़ी और उससे क्या कहा जाए, जबकि वो बड़े आराम से कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मैंने खुद पर काबू पाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? निशा ने कहा, सिर्फ ये देखने के लिए कि एक पारसा किस किस्म की हरकत कर सकता है। हम गुनहगारों की बात तो जाने दो, लेकिन जब एक पारसा इस किस्म की हरकत करने लगे तो आसमान टूट पड़ता है, जमीन कांपने लगती है। मैंने कहा, तुम पता नहीं क्या समझ रही हो, ये मेरी दोस्त है। मैंने सपना की तरफ इशारा करके कहा। निशा ने कहा, ऐसा ही एक लम्हा मेरी भी जिंदगी में आया था। ऐसी कमजोरी का लम्हा हर एक की जिंदगी में आया करता है, जब वो जरा सी देर के लिए अपना आप खो बैठता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इस लम्हे को बुनियाद बनाकर उस मुजरिम की जिंदगी बर्बाद कर दी जाए जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। साहिल साहब, पाप और पुण्य के पाले में औरत और मर्द की एक हैसियत होती है, दोनों एक जैसे होते हैं। मैंने जो कुछ किया था अब तुम भी वही कर रहे हो। तुम मर्द हो इसलिए तुमने मुझे सजा दे दी, मैं एक औरत हूँ, ये बताओ तुम्हें किस तरह सजा दूं, क्या करूं? सपना ने निशा से कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे से निपटते रहो, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, मैं जा रही हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या ये हरकत तुम्हारी है? निशा बोल पड़ी, हाँ, सपना ही ने फोन करके मुझे सब कुछ बताया था, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। निशा ने सपना का शुक्रिया अदा किया। सपना मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। मैं निशा के साथ उस कमरे में रह गया था। एक बहुत ताकतवर एहसास ने मुझे घेर लिया था। कोई मुझे ये कह रहा था कि अब मैं और निशा एक हो चुके हैं। गुनाह और जुर्म का तवाजुन बिल्कुल बराबर है। हो सकता है कि आज से पहले मैं फरिश्ता रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि मैं निशा से भी गया गुजरा हूँ। उसने जो हरकत की वो शादी से पहले की थी और मैं तो शादी के बाद ये जुर्म करने चला आया था। मैं ज्यादा बड़ा मुजरिम हूँ और वही आवाज मुझे ये भी कह रही थी कि सामने जो लड़की खड़ी है वो तेरी पत्नी है, तेरी अपनी है। अब चाहे दरवाजे पर लाख दस्तक होती रहे, ना तो दिल धड़केगा और ना ही किसी किस्म के जुर्म का एहसास होगा। फिर मैंने आगे बढ़कर निशा को गले से लगा लिया।